क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खत्म करने के लिए या पलटने के लिए कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, अध्यादेश लेके आ रही है? अगर ऐसा करते हैं तो ये दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी। आज स्ट्रेट टॉक में एक ऐसे विषय पर हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे विषय पर हम स्ट्रेट टॉक करने वाले हैं जो कि एक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस को लेकर है। एक ऐसा ऑर्डिनेंस जो आजकल लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी पिछले हफ्ते ही, अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि एलजी बनाम आप सरकार का जो एक 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा, उसको लेकर कुछ चीजें क्लियर की गई थी। लाइक अधिकारियों की पोस्टिंग की बात हो, उनके ट्रांसफर की हो, सो इसे लेकर एक कहीं स्थिति जो है वो पूरी स्पष्ट कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि ये सभी जो है अभी आप सरकार के, यानी कि दिल्ली सरकार के दायरे में होगा, तो वो इसे देखेंगे, वो इसे संभालेंगे। सो ऐसे में जब ये फैसला आया था तो आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा था, दिल्ली सरकार ने कहा था कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसको लेकर एक विवाद काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन अब जब क्योंकि स्थिति सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्लियर कर दी गई, फैसला दे दिया गया, तो केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया, ऑर्डिनेंस लाया गया है, माफ कीजिएगा। अभी जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके तहत वो कहते हैं कि अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो हमारे दायरे में रहेंगी, यानी कि ये उनका राइट नहीं होगा, ये उनके अधिकार में नहीं रहेगा। सो इसीलिए अध्यादेश लाया गया है। अध्यादेश लाने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देना। अब विवाद यहीं पर है। फिर से ये जो पूरा का पूरा मसला है, एलजी बनाम आप सरकार, केजरीवाल बनाम एलजी, ये विवाद फिर से आ गया है। सो केंद्र का अध्यादेश तो फिर फंस गया है पेच, ये पूरा मामला है। जहां तक सवाल है कि क्यों चल रहा है ये विवाद, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश तो है, ये अपना विधानसभा नहीं बना सकता। राजधानी दिल्ली को संविधान के आर्टिकल 239 अंडर क्लॉज ए के बाद नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। सो यानी कि पूरे विवाद में जहां एक तरफ दिल्ली की सरकार कहती है कि उन्हें यहां की जनता द्वारा चुना गया है, इसलिए दिल्ली के सभी अधिकारियों के ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, उनका जो राइट है वो उनके पास ही होना चाहिए। अब केजरीवाल कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस ऑर्डिनेंस को लाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश की जनता और देश के साथ एक भद्दा मजाक किया है। तो ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती देना है कि आप कुछ भी अध्यादेश दें, हम तो उस पर अध्यादेश लाकर उसे पलट ही देंगे। केजरीवाल का इस पर टेक भी आया है, रिएक्शन भी आया है। क्या बयान उनकी ओर से दिया गया है, आइए उस पर पहले एक नजर डालते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हम सब जानते हैं, एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोल दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला था कि अगर किसी अफसर को ये पता है कि उसका मंत्री उसको उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो अफसर मंत्री की क्यों सुनेगा? ये वो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। तो इसीलिए कोई भी जिम्मेदार सरकार चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि अफसरशाही और कर्मचारी जो हैं वो सीधे सीधे चुनी हुई सरकार के अंडर में आएँ। इसको कल इन्होंने 4 बजे कोर्ट बंद हुआ, 5 बजे और 10 बजे इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके उस कोर्ट के आदेश को पलट दिया। जिस दिन आदेश आया था उसके अगले दिन इन लोगों ने सोच लिया था कि ऑर्डिनेंस लाके इस आदेश को पलटना है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जजमेंट आने के और उसको पलटने के बीच में 8 दिन है। पहले 3 दिन सेक्रेटरी सर्विसेज गायब हो गया, उसका फ़ोन ऑफ हो गया।
3 दिन के बाद सेक्रेटरी सर्विसेज निकलते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हूं, तो चीफ सेक्रेटरी फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और एलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है तो 2 दिन एलजी साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए, ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। तो क्या इस अध्यादेश की लाइफ केवल 1.25 महीने की है जब तक सुप्रीम कोर्ट बंद है? 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं कि ये भी जानते हैं अंदर खाने, ये भी जानते हैं कि इस अध्यादेश का क्या होगा। तो क्या ये अध्यादेश केवल इस 1.25 महीने की छुट्टियों के लिए लाया गया है? आज मैंने आप ही लोगों के चैनलों पे देखा कि ये कह रहे हैं कि हम इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है, किसी ने कॉपी भी भेजी है, शायद कर दी है या करने वाले हैं, कर दी है। रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब रह गया? जब ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने पूरे के पूरे जजमेंट को ख़त्म कर दिया तो जो जजमेंट ही नहीं बचा उसका रिव्यू का कैसा? तो रिव्यू पिटीशन तो तभी मेंटेनेबल होगी जब अध्यादेश को वापस लिया जाएगा रिव्यू पिटीशन की हियरिंग के पहले। तो ये क्या ये इंडिकेशन है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा इस अध्यादेश को वापस ले लिया जाएगा? नहीं तो रिव्यू पिटीशन का मतलब ही नहीं है। जज तो यही कहेंगे कि भाई तुमने तो सारा हमारा जजमेंट खत्म कर दिया, तो रिव्यू पिटीशन किस बात की है? रिव्यू पिटीशन तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये केवल एक भद्दा मजाक किया गया है जनतंत्र के खिलाफ, देश के लोगों के साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ। तो अब वर्सेस वाली कहानी जो है वो फिर से शुरू हो चुकी है। और इससे पहले कि हम इस पूरे मसले पर आगे सार्थक चर्चा की शुरुआत करें, मैं थोड़ा सा ऑर्डिनेंस को लेकर आपके सामने थोड़ा सा ब्रीफ इसे करना चाहूंगी कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है इसमें एक्चुअल में है क्या और इस ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, ये हम डिस्कशन में अपने जो मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे उनसे हम जानेंगे। सो अध्यादेश क्या है? देखिए, इस अध्यादेश के तहत किसी भी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा अंतिम निर्णय लेने का हक एलजी को वापस दे दिया गया है। ये वही हक वापस दिया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़े ही दिन पहले आम आदमी पार्टी को दिया था, दिल्ली सरकार को दिया था। अब ये ऑर्डिनेंस जो लाया गया है इसका मतलब ये हुआ कि अब उपराज्यपाल अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर करवाएंगे, ये दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं होगा। तो इस अध्यादेश के तहत दिल्ली में सेवा दे रहे दैनिक्स कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित किया गया है। दैनिक्स का मतलब है कि दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा और नागर हवेली सिविल सर्विसेज गठन किए जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण में 3 सदस्य होंगे। पहला दिल्ली के मुख्यमंत्री, दूसरा दिल्ली के मुख्य सचिव और तीसरे सदस्य होंगे दिल्ली के गृह प्रधान सचिव, और इस प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण को दैनिक्स और ग्रुप ए के अधिकारियों की ट्रांसफर और नियुक्ति के सभी फैसले लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन इस फैसले पर अमल उपराज्यपाल की हामी के बाद ही होगा। तो आसान भाषा में समझें तो अगर इस प्राधिकरण को लिया हुआ कोई भी फैसला उपराज्यपाल को सही नहीं लगता है तो वो उसे बदलने के लिए या ठीक करने के लिए वापस इसी प्राधिकरण को लौटा सकते हैं। इस अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार सीधे तौर पर यह कहती है कि एक तरफ जहां इस अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल लगातार केंद्र को अब टारगेट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का यह तर्क है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और इस पर पूरे देश का हक है। और केंद्र के अनुसार पिछले कुछ समय से केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली की जो प्रशासनिक गरिमा है उसको नुकसान पहुंचाया है। राजधानी दिल्ली कोई आम क्षेत्र नहीं, यहां देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, राष्ट्रपति भवन है और इसके अलावा देश के कई संवैधानिक पदाधिकारी दिल्ली में ही रहते हैं। तो ऐसे में यहां किसी भी तरह की प्रशासनिक भूल होती है तो इससे ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में हमारे देश की छवि धूमिल होगी। तो ये कहना है सरकार का। केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली में लिए गए किसी भी फैसले का असर न सिर्फ वहां स्थानीय लोगों पर पड़ता है बल्कि ये फैसले देश के अन्य नागरिकों को भी प्रभावित करते हैं। देखिए, ये
अभी फिलहाल जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्यों लाया गया है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, तो इन सब को लेकर एक आम सवाल भी देखिए यही खड़ा हुआ है कि देखिए इस संविधान के दायरे में ही सब कुछ होता है एक लोकतांत्रिक देश में, और लोगों द्वारा चुनी गई ही सरकार है आम आदमी पार्टी भी, और लोगों द्वारा चुनी गई ही सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार जो अभी सत्ता पक्ष में है वो भी जनता के द्वारा ही चुनी गई है। सो जब दोनों ही लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक तौर पर चुने गए हैं तो उनके अपने अपने राइट्स हैं, तो फिर ऐसी लड़ाई क्यों हमें देखने को मिलती है? क्यों हमेशा बीजेपी जो है वो ऐसे चक्रव्यूह में दिल्ली सरकार को फंसा देती है? इसी पर चर्चा की हम शुरुआत भी करेंगे, लेकिन कुछ सवाल भी हैं इस विषय के साथ जुड़े हुए, फटाफट से वो भी आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम क्या सवाल उठाने वाले हैं, किन सवालों को हम समझने वाले हैं, वो सवाल है कि दिल्ली प्रशासन पर केंद्र के इस नए अध्यादेश का क्या मतलब है, क्यों लाया गया है, दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश क्यों लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या उनकी मंशा है, क्या हम ये कहें कि एक राजनीतिक प्रेरित है, एलजी या केजरीवाल, दोनों में बॉस कौन है, आखिर कैसे होगा फैसला, हम इस पर भी बात करेंगे। केंद्र द्वारा अध्यादेश लाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्या यह अवमानना नहीं है? अध्यादेश लाने के बाद दिल्ली सरकार के पास अब विकल्प क्या होंगे, और केजरीवाल की भाजपा विरोधी मुहिम जो है वो कितना रंग लाएगी? ये आखिरी सवाल देखिए इस संदर्भ में है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ममता बनर्जी से मीटिंग की है, नीतीश से भी उनकी मीटिंग हुई है। ऐसे में विपक्ष को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके, तो हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। केंद्र का अध्यादेश फिर फंस गया पेच पर। आज बात स्ट्रेट टॉक में, जब सुप्रीम कोर्ट ने बीते 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, तब वरिष्ठ पत्रकार और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता आशुतोष ने इसे केजरीवाल सरकार की एक बड़ी जीत बताया था। कहा था कि जो मामला है वो केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार का था। एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही थी और उन्हें कंट्रोल कर रही थी। अब इस फैसले से ये साफ हो गया कि दिल्ली सरकार ही दिल्ली के नौकरशाहों को देखेगी। लेकिन अब जब इस मामले में केंद्र सरकार ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और दूसरी तरफ अध्यादेश भी लेकर आई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार की राजनीति किस ओर जा रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और उनसे आपको परिचित भी करवाते हैं। आज 3 खास मेहमानों में सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने वाले डॉक्टर आनंद सनवारिया जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका प्रोग्राम में। आपकी ओर से यानी कि आम आदमी पार्टी की ओर से पक्ष रखेंगे दमनप्रीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है दमन जी आपका भी प्रोग्राम में। और एडवोकेट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट आशुतोष शर्मा, जिन्हें आप अक्सर स्ट्रेट टॉक में सुनते हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो इस अध्यादेश को बारीकी से तफसील से उनके माध्यम से भी समझेंगे और इसके साथ साथ उनसे ये भी समझेंगे कि दिल्ली सरकार की जो राजनीति है वो अब किस ओर जा रही है। आशुतोष शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं रुख यहाँ पर आशुतोष जी आपका ही कर लेती हूँ, क्योंकि आसान भाषा में इसे समझना चाहेंगे इस केंद्र सरकार के लाए गए ऑर्डिनेंस को। ये कहता क्या है इसका मतलब? देखिए, केंद्र सरकार ने जो नया बिल प्रोमलगेट किया रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए निर्णय को रोक लगाने के लिए है। हम सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के बीच में टसल चल रही है जी। आप पार्टी अधिकारियों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर जांच के वो चल रहे हैं, संदिग्ध कार्रवाई के उस अंतर्गत उन पर जांच चल रही है। उस जांच पूरा होने के लिए, जिससे कि आप पार्टी उन ऑफिसर्स को बदला ना करे, वो अपने यथावत स्थान पे बैठे रहें और जांच जो है निष्पक्ष पूर्ण उससे पूरी की जा सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो आप पार्टी ने याचिका दायर की थी, उसको 5 जजेस की बेंच ने उसको सर्वसम्मति से कहा कि ठीक है, ट्रांसफर का अधिकार ठीक है, लेकिन दिल्ली के और आप सभी लोग जानते हैं कि टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में विशेष अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं। दिल्ली में विदेशी राजनयिक भी काफी लोग रहते हैं और बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स ऑफिस दिल्ली में हैं।
इन सबों को देखते हुए की सरकार ने कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर दी है, जिससे कि मुख्यमंत्री दिल्ली में अपनी मनमानी ना कर सकें। कुछ समय पहले अभी दिल्ली में था, शराब के ठेकों का कार्यक्रम था और बहुत समस्या पार्टी की जनता को इकट्ठा करने के लिए मुख्यमंत्री ने तरह तरह के तरीकों को अपनाया। अच्छा, एक मुख्यमंत्री दिल्ली में सुधार करना चाहते हैं, कुछ लोग फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री बस सेवा दे करके लोगों को लुभाने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार चाहती है कि यूनियन टेरिटरी दिल्ली में, ये जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, इसमें जो है कार्यक्रम बड़ा स्मूथ से चलना चाहिए, कोई किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। तो इसलिए मुख्यमंत्री के ऊपर जो जांच चल रही है और आप पार्टी के कुछ मंत्री जेल में भी हैं, मुख्यमंत्री उसमें हस्तक्षेप ना करें, इसलिए केंद्र सरकार ने ये बिल पेश किया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्मकालीन छुट्टी चल रही है 19 मई से लेकर के, और 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट दोबारा खुलेगी। तो इसके पे रोक लगाने के लिए, ट्रांसफर आदि पे रोक लगाने के लिए सरकार ने समिति गठित की है, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और एलजी और मुख्यमंत्री 3 लोग शामिल होंगे और डिसीजन टेकन बाय द मेजॉरिटी। ओके, ठीक है। नहीं, क्योंकि आशुतोष जी, आप क्योंकि कानून की अच्छे जानकार भी हैं, तो ऐसे में ये जो ऑर्डिनेंस आया है, इसकी लीगल वैलिडिटी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अध्यादेश लाने का एक अधिकार, और ऐसे में इस मामले में ये अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। केंद्र सरकार का ये फैसला क्या आपको लगता है कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रेरित है या शुद्ध रूप से राजनीति से इंस्पायर नहीं है? देखिए, राजनीति से क्योंकि उस टाइमलाइन को बड़ा गौर से देखा जा रहा है, उस टाइमलाइन की बात आम आदमी पार्टी की ओर से भी की जा रही है, आमो खास की ओर से भी की जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लाने की आवश्यकता क्या थी, जो इतनी शीघ्र उससे इसको लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आए हुए 10 दिन बाकी, 10 दिन हुए और 10 ही दिन में इसको लाया गया। ओके। तो केंद्र सरकार नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री दिल्ली के जो है कोई भी IAS ऑफिसर्स का ट्रांसफर करें, और जो के ऊपर जांच चल रही है उसमें किसी भी हस्तक्षेप पाओ उसको जी के हाथ में लाएंगे। ओके, डॉक्टर आनंद सनवारिया जी, ये खुन्नस क्यों रहती है आपकी आम आदमी पार्टी से इतनी? नहीं, देखिए गीत जी, ये कोई खुन्नस नहीं है। आम आदमी पार्टी, देखिए जितनी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनकी कोई आइडियोलॉजी होती है, उनका कोई ध्येय होता है, उनका कोई मकसद होता है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक आंदोलन के द्वारा पैदा हुई है, और जो सरकार बनी है, जैसे चाहे वो फ्री बी दे करके लोगों को लुभावने वायदे करके लोगों को बेवकूफ बन के सरकार बना ली है उन्होंने, और सरकार बना करके उनका जो एटीट्यूड है वो इतना डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पूरे कैबिनेट को लेकर के सड़क पे फ्री बीज देने में तो कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। जब चुनाव आते हैं, फ्री बीज देने में तो कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। एक फ्री बीज में और आवश्यकता अनुसार हेल्प करने में बहुत बड़ा अंतर है, उसके बारे में कभी फिर बात कर लेंगे। आज मुद्दा सिर्फ इसका अध्यादेश का है। तो जिस तरह से डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड अरविंद केजरीवाल जी का और डिक्टोरियल एटीट्यूड है कि देखिए, एक मुख्यमंत्री अपने सरकार के अफसरों के साथ ठीक से बिहेव ना करके चीफ सेक्रेटरी तक को थप्पड़ मार देता है। तो वहां सोचिए, दिल्ली एक स्टेट, पूर्ण स्टेट नहीं है, दिल्ली एक स्टेट है जहां के केंद्र शासित स्टेट है। अब अरविंद केजरीवाल जी तो मुझे लगता है कि भविष्य वक्ता बन जाने चाहिए, क्योंकि अभी मैं उनको सुन रहा था, उससे पहले भी वो कहते थे फला फला मेरा मंत्री जेल में जाने वाला है, और वो जेल में चला जाता है। अब कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अध्यादेश, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अध्यादेश आने वाला है, और वो अध्यादेश आ जाता है। तो ये भविष्य वक्ता नहीं है, इनको पता है कि जो ये कुकर्म करते हैं उसका रिजल्ट यही होने वाला है। आपने बड़े इंपॉर्टेंट 4 सवाल पूछे हैं, और इसका मतलब कि अध्यादेश का मतलब क्या है। देखिए जीत जी, दिल्ली एक केंद्र शासित स्टेट है, जो आपने बड़ी क्लियरली तरह समझा दिया।
आशुतोष जी ने भी बता दिया, लेकिन केजरीवाल जी समझ कर भी नहीं समझते। दिल्ली एक स्टेट, हरियाणा, पंजाब, जनता द्वारा लाई गई सरकार है सर। हाँ, जनता द्वारा लाई गई सरकार है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। मैं कह रहा हूं ना सर, सुनिए तो सही, ये दिल्ली स्टेट मैं कह रहा हूं डिफरेंट है। हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार के स्टेट से डिफरेंट स्टेट है। दिल्ली के बीच में बहुत सारी नेशनल, इंटरनेशनल एजेंसियाज होती है, एम्बेसीज होती है, और जो एटीट्यूड माननीय अरविंद केजरीवाल जी का है वो तो डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स है। हर एक चीज पे वो एक्चुअली स्पीकिंग क्या है कि इनका जो सारा झगड़ा आम आदमी पार्टी में जो एटीट्यूड अरविंद केजरीवाल जी का है कि जो भी कुछ हूं वो मैं ही हूं और मैं ही करूंगा, और जिम्मेवारी कोई नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री रह के कोई पोर्टफोलियो अपने पास नहीं लेते हैं, सब कुछ दूसरों के कंधे पे बैठ सर फिर तो ये हो गया ना कि आप जो कह रहे हैं और अभी जो केंद्र सरकार कह रही है लगातार, उससे तो फिर हम यही बात समझे पहले ये कि आप जनता को फिर सीधे तौर पर चुनौती दे रहे कि तुम जो मर्जी कर लो, तुम जिसे भी चुनकर सरकार ले आओ, हम तो जो सही है हम वही करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। इसका मतलब यही हुआ? नहीं गीत जी, मुझे आप 10 सेकंड दीजिए। आपका ये सवाल बड़ा पिन पॉइंटेड है, और मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने 4 सवाल पूछे हैं और 4 या 5 सवाल पूछे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, अध्यादेश क्यों आया। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, अपने आदेश में लिखा है कि दिल्ली एक यूनिक प्लेस है, यहाँ पे ग्रे एरिया है कि कौन ऑफिसर किसके नीचे रहेगा, लेकिन ग्रे एरिया में दूर करने के तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है सर? आपने तो फिर उसे पूरी तरीके से नकार दिया ना। मैं बता रहा हूं ना गीत जी, मैं वही बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये जो ग्रे एरिया है, उस ग्रे एरिया में क्योंकि दिल्ली में इलेक्टेड सरकार है, तो मैं ये आदेश देता हूं कि जो अफसर हैं इनके नीचे रह जाएंगे जो इलेक्टेड सरकार है। लेकिन क्योंकि दिल्ली एक अजीब, ये मैं नहीं कह रहा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश कह रहा है कि दिल्ली की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे देखभाल करने के लिए और भी स्टेप उठाइए। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, और माननीय अरविंद केजरीवाल का एटीट्यूड पिछले 8-9 साल में देखते हुए दिल्ली को तहस नहस से बचाने के लिए अभी आशुतोष जी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट इनकी घपलों में घुसी हुई है। 2 मिनिस्टर जेल में बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आक्षेप है, और आने वाले समय में 8 और 10 दिन के लिए जेल जाएंगे। तो उस वक्त ऑफिस, देखिए अभी मैं 1 सेकंड ले आऊंगा, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा है कि अफसर की, मंत्री की कोई सुनेगा नहीं। अरे मंत्री की क्यों नहीं सुनेगा? अफसर बड़ा इंटेलिजेंट आदमी होता है। अगर आप कोई भी ऐसा आदेश जो कानून के द्वारा है वो अरे कोई अफसर सुनेगा, मगर आपके जो झूठे मूठे या डिस्ट्रक्टिव आदेश कोई भी अफसर नहीं सुनेगा। और अभी अरविंद केजरीवाल जी खुद ही कह रहे हैं कि देखिए ये 1.5 महीने का अध्यादेश है। अरे तो फिर हाय तोबा क्यों बता रखी है? एक आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। और ठीक है सर, ठीक है, एक ब्रेक पे जाना है सर, क्योंकि मुझे आपने अब जो बातें की हैं, एक डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड की बात की है, हाय तोबा की बात आप कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि इस पर दमन जी भी अपना जो है टेक जरूर रखें, और लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हम यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतांत्रिक लिहाज से बिल्कुल सही था, तो फिर इस फैसले को क्यों पलटा गया है? मैं चाहूंगी कि प्रोग्राम के अंत तक आप इस चर्चा को जरूर देखें और उसके बाद अपना फीडबैक भी दें। अब आपने सुन लिया है कि क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर आशुतोष शर्मा जी द्वारा, क्या कुछ बीजेपी की ओर से कहा गया है, डॉक्टर आनंद सवारिया जी ने क्या कुछ कहा है, आम आदमी पार्टी अब इसको लेकर क्या कह रही है, हम उस पर दमन जी का भी टेक लेंगे। केंद्र का अध्यादेश और फिर फंस गया पेच पर आज बात हो रही है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। अध्यादेश जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। ब्रेक पे जाने से पहले हम अध्यादेश को समझने की कोशिश हमने की है और उसके पास बीजेपी का जो टेक है वो भी हमने लिया है।
ये जो अध्यादेश ला गया है, इसकी जो कहानी है ना, ये बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आरक्षण के मामले की आप बात कर लें, आप शाहबानो मामले की बात करें, तो ऐसे जो मामले हैं इन सब पर अध्यादेश लाया गया है और तब इस तरीके का जो वाद विवाद है वो रहा ही है। तीनों खास मेहमानों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। दमन जी, जब देखिए अध्यादेश लाए जाते हैं तो जनरली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायपालिका के फैसले को सुपरसीड करके ही लाए जाते हैं। सो ऐसे में माना हमेशा जाता है, कहा जाता है कि एक तरीके का राजनीतिक मकसद ही है। अब इस अध्यादेश को भी वही कहा जा रहा है कि राजनीतिक प्रेरित है। सो जो कहा गया है बीजेपी की ओर से, आपने आनंद संवारिया जी को भी सुना, आपने एडवोकेट और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष शर्मा जी को भी सुना है। डॉक्टर आनंद संवारिया जी कहते हैं कि एक डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड रहा है आम आदमी पार्टी का और अभी भी वही है। अगर दिल्ली सरकार के दायरे में अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर का मामला रहेगा तो उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे। आपका इस पर क्या व्यू है? जब कोई ईमानदार सरकार जी, तो जो केंद्र सरकार है उसको ये डर हो जाता है आने वाले, जैसे कि आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी की पंजाब में, चंडीगढ़ में, इधर उधर अलग अलग शहरों में बढ़ती है। इससे डर दमन जी, जी आपकी वॉइस में काफी डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। बेटर रहेगा अगर आप हेडफोन्स लगा ले, सो दैट वी कैन हियर यू क्लियरली। मैडम, मैं आफ्टर दी ब्रेक में हेडफोन लेके ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब बंदा काम करता है, अपने अफसरों से काम लेता है, जैसा कि अभी हमारे माननीय आप सुप्रीमो केजरीवाल जी ने बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो एक हमारे पक्ष में आई थी, आम आदमी पार्टी के पक्ष में आई थी कि जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका बदलना या रखना ये सरकार के हाथों में होता है। सरकार ने सरकार चलानी होती है, काम करना होता है लोगों के लिए। बट जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इसको आम आदमी पार्टी का डर सताता रहता है, कहीं हमारी सत्ता जाने वाली तो नहीं है। इनकी वजह से अगर इसी तरह इसी स्पीड पे ये काम करते रहेंगे तो हमारी सत्ता जा सकती है। इसी डर को देखते हुए अध्यादेश लेके आए हैं। जैसे पहले भी लेके आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया था और आज भी सुप्रीम कोर्ट को ना मानते हुए इस छुट्टियों का लेकर के भी, जैसे कि छुट्टियां खत्म होगी, जैसे कि हफ्ते के बाद, एक हफ्ता 9 दिन के बाद ये दोबारा अध्यादेश लाया गया है। ये सीधा केजरीवाल जी को रोकने के लिए लाया गया है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी कभी रुकने वाले नहीं है। इसके तरह के 20-25 अध्यादेश जितने मर्जी ले आओ। और अभी बात कर रहे थे कि हमारे बहुत से नेताओं पर इन्होंने जो भी चार्ज वगैरह, सीबीआई का दुरुपयोग किया है, ईडी का दुरुपयोग किया है, जो ये सरकारी संस्थान है इनका दुरुपयोग करके हमारे जितने भी मंत्री हैं उनको ये लगा करके इनको जो आज तक सिद्ध नहीं हो सके हैं, जो आज तक अभी तक ये नहीं कर सके हैं कि ये रोक है, तो इसको देखते हुए ये ऐसे काम कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारी आम आदमी पार्टी को तो अभी आपका आगे का क्या प्लान रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस लाने के बाद अरविंद केजरीवाल जो हैं, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। आज उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की है, राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात है और उसके बाद नहीं, क्योंकि एक विपक्ष को इकट्ठा करने की जो एक मुहिम है वो यहाँ पर जारी है। अब ये जो अध्यादेश ला गया है सीधे तौर पर ये राजनीतिक प्रेरित, क्योंकि ये लगता है, और ऐसे में विपक्ष जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि विपक्ष को इकट्ठा करके जो है इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकें। लेकिन कानूनी तौर पर अब आगे का क्या विकल्प है आम आदमी पार्टी के पास? क्या करने वाले हैं आप? कानूनी तौर पर तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तभी हमारे जो भी है इसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी आपको भी छुट्टियों का समय चल रहा है, तो जो भी कार्रवाई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अगर 1-1.5 महीने के लिए अध्यादेश लाकर ये खुश होना चाहते हैं तो इनको खुश होने दीजिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है। और आम आदमी पार्टी
आप सुप्रीमो केजरीवाल जी के नेतृत्व में करते रहिए। ओके, तो ये विपक्ष को जो इकट्ठा करने की आप कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि उनके साथ से जो है इस लड़ाई को आप जीत पाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि देखो जब एक सरकार ने काम करना होता है और काम कर भी रही है, तो अगर उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार कुछ ऐसे अध्यादेश लाती है तो विपक्ष को इकट्ठे होना चाहिए और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। और हम इसके बिल्कुल साथ है कि हम विपक्ष को इकट्ठे करके दिल्ली को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाएंगे। जी आनंद जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ क्योंकि देखिए आप बार बार एक टेरिटरी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। दिल्ली की तुलना जो है वो दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं की जा सकती है। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाती है और संवैधानिक रूप से इस चुनी हुई सरकार को ही अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े सभी मामलों में फैसले लेने का अधिकार होता है। लेकिन फिर भी एक कहें कि एक पार्टी जैसा आपने जिक्र किया कि आंदोलन से निकली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने एक नए पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इस देश में बनाया है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। सीधे तौर पर फिर तो हम यही कहेंगे कि पहली दफा तो ये हुआ नहीं है कि जब आप आम आदमी पार्टी को एक चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बात अभी जा रही है ना, ये संदेश यही देती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक कहें संवैधानिक तौर पर जो दिया गया एक फैसला है, आप उसको पलट रहे हैं। ऐसे तो देखिए विश्व गुरु बनने की बात आप लोग करते हैं इंटरनेशनल फोरम पर जाकर, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में ही संवैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को भी आप इस तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश करते हैं। और वो भी पहली बार नहीं हुआ है, बार बार पहले भी हो चुका है। जैसा मैं कह रही थी कि अध्यादेश की कहानी बड़ी ट्विस्टिंग सी रही है। नहीं देखिए जीत जी, सबसे पहले तो मैं दमन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने मुझे 1.5 महीने खुश रहने के लिए आदेश दे दिया। क्या अध्यादेश 1.5 महीने? दमन जी जरा अरविंद केजरीवाल जी को बता दो कि उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। दमन जी आपने कहा कि आपकी ईमानदार सरकार है, अभी सुन लीजिए। जब देखिए दमन जी हम लोग स्टूडियो हम स्टूडियो में नहीं बैठे हुए हैं। मैं मानता हूं आम आदमी पार्टी किसी की सुनती नहीं है, बट सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं। अब देखिए जितनी ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी की है, वो मैं नहीं कह रहा, सारा दुनिया देख रही है कि कितने मंत्री आपके जेल में हैं। आपने आक्षेप लगाया कि वो ईडी ने जेल में भेजे हैं। चलिए अब मैं मान लेता हूं ईडी ने जेल में भेजे, बट जो इतनी सारी कोर्टों में आप हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट क्या में बेल लेने के गए थे, नहीं गए थे। और मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, बट आपको जैसे आपके अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, थोड़े दिन में आपके माननीय मुख्यमंत्री भी जेल में जाएंगे। ये चाहे आप बता दीजिए। नहीं सर, हम मुद्दे पे आते हैं ना, हम मुद्दे पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के हम उसी पर रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये वाद विवाद एक दूसरे पर ये आक्षेप आरोप प्रत्यारोप ये तो सर चलता ही रहता है। हम उसकी बात नहीं करेंगे प्रोग्राम में। अफसर से काम लेने का एक तरीका होता है, अफसर को थप्पड़ मार के काम नहीं लिया जाता। सर संदेश पता क्या जा रहा है आनंद जी? संदेश तो बस यही जा रहा है कि लोकतांत्रिक संस्था यानी कि जो सत्ता में बैठे शासक निरंकुश हो गए हैं, ये मैसेज जा रहा है। नहीं ये यही कहा जा रहा है। इसको नहीं जा रहा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि ये ग्रे मैटर था। अभी मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी इतनी क्यों परेशान है? आप ले आइए। नहीं देखिए अध्यादेश सिर्फ 6 महीने के लिए होता है जी। डेमोक्रेसी में अध्यादेश सिर्फ 6 महीने का, इसके बाद उसको कानून बनाना पड़ेगा और कानून बनेगा। आप रिव्यू पिटीशन भी डाल रहे हैं, उसके बाद आप अध्यादेश भी ला रहे हैं और उसके बाद रिव्यू पिटीशन भी ला रहे हैं। जो भी उसके जो रिलीफ मिलते हैं। मैं चाहूंगी इस पर आशुतोष जी अपनी बात जरूर रखें एक छोटे से ब्रेक के लिए। यहाँ पे नहीं, एक छोटे से ब्रेक के लिए सर ऐसे सर अगर ऐसे हम ओवरलैपिंग करेंगे तो ना हमें समझ में आएगा कुछ, और ना ही दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें कुछ समझ में आएगा। इसे समझना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि एक ऑर्डिनेंस भी लाया जाता है, जैसे केजरीवाल ने भी आपने देखा कि उस बाइट में कहा था कि पहले ऑर्डिनेंस लाया जाता है और उसके बाद रिव्यू पिटीशन भी डाल दी जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ है? मतलब एक राजनीतिक प्रेरित टाइमलाइन की यहाँ पर बात हो रही है, राजनीतिक पॉलिटिकल इंस्पायर्ड कहें ये एक मूव, उस तरीके से इस मूव को देखा जा रहा है।
जिसमें कहा भी जाता है कि बीजेपी ऐसे मास्टर स्ट्रोक्स में माहिर भी है। इसे भी समझना जरूरी है कि अब आगे विकल्प क्या है, स्थिति आगे कैसी रहेगी। और दूसरी बात समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से विपक्ष को इकट्ठा करके अब अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली है, क्या इससे कुछ हासिल होगा? दमन जी, इससे पहले आपने आनंद सवारिया जी को सुना था, उन्होंने लाए गए इस अध्यादेश के पीछे जो तर्क दिया है वो उसे आपने सुना है। वो कहते हैं कि पूरे देश का जो इस पर हक है और पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो है उसने दिल्ली की प्रशासनिक गरिमा को काफी नुकसान पहुंचाया है। नुकसान किस तरीके का पहुंचाया है वो भी उन्होंने बात कर दी है। आप इस सब पर कुछ कह रहे थे, अभी आप प्लीज अपनी बात रखिएगा। देखिए, बहुत ही मतलब हमारे साथ बैठे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया कह रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि जब किसी सरकार को काम लेना होता है, हमने ब्यूरोक्रेट से काम लेना है, तो जो एक कहावत है खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम करने में लगी हुई है कि काम कैसे रोका जाए। आज अगर अपोजिशन इकट्ठे होने में लगी हुई है तो भी इनकी रातों की नींद उठ चुकी है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल की रातों की नींद उठ चुकी है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि वह दिल्ली की जनता का न्याय करेंगे। दिल्ली की जनता जिन्होंने 2 बार आम आदमी पार्टी को जिताया है और भ्रष्टाचारियों को यहाँ से भगाया है, उसको देखते हुए तो दिल्ली की जनता ने 2 बार हमें जिताया और हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। और इनकी जो गतिविधियां हैं, जो सिर्फ इसी डर को देखते हुए कि अरविंद केजरीवाल कहीं हमारी सत्ता ना खींच ले, इसको देखते हुए ये सब कर रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल होने नहीं देंगे। और इसी के साथ हम सुप्रीम कोर्ट से जरूर इसका अध्यादेश पे हमारी कार्रवाई, ठीक है, उसका इंतजार रहेगा कि किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस वक्त एक मुहिम जो है वो कहें भाजपा विरोधी मुहिम, ये कितना रंग लाएगी आने वाले वक्त में, क्योंकि मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। संतोष शर्मा जी प्लीज आप इस पर अपना टेक दीजिएगा। देखिए, ये बीजेपी आप पार्टी के बीच की टसल चल रही है। एक बाप के 4 बेटे हैं, अगर 4 बेटे में से कोई भी बेटा नटखट होता है तो पिता उनको ठीक करने की कोशिश करता है। हम ये देखें, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभुत्व बना के रखने के लिए और अधिक से अधिक राज्यों में जीतने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है। आप पार्टी अपने दाव पे चल रही है, बीजेपी अपने दाव पे चल रही है। ये सभी को है। चर्चा पर हम बात कर रहे हैं, किसी का भी करें, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते एक निष्पक्ष आपसे बात कर रहा हूँ। ना मेरा भारतीय जनता पार्टी ना मेरा आप पार्टी से कोई लगाव, मैं तो अपना मूल्यांकन कर रहा हूँ। तो आप पार्टी कहीं ना कहीं कुछ जनता को लुभाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है, जिससे वो सत्ता ज्यादा से ज्यादा राज्यों में अपनी सत्ता कायम कर सके। लेकिन आप इसके लिए क्या ठीक कर रही है, क्या गलत कर रही है, ये भी सोचना चाहिए कि कोई भी चीज आज की तारीख में जो भगवान ने हमको हवा और पानी दिए वो भी फ्री में नहीं मिलता। फ्री का लालच, एक टैक्स पेयर की मनी जो मैं और आप टैक्स देते हैं सरकार को, उस पैसे का दुरुपयोग कर रही है। ये आप ये शाम दंड भेद जो भी निभा करके किसी ना किसी तरह सत्ता में कायम रहा जाए और ज्यादा से ज्यादा अपना विस्तार किया जाए। और जहां तक विपक्ष को एक करने की कोशिश है, अगर कोई भी पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी की भी कह रहा हूँ, कांग्रेस की कह रहा हूँ, आपस में भी एक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। विपक्ष को एक करना तो बहुत हेरिकुलर टास्क होगा। ममता बनर्जी को लेना, कांग्रेस को लेना और अन्य पार्टियों को साथ लेना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। कर्नाटक में अभी हाल ही में सरकार गठित हुई है, जिसमें चीफ मिनिस्टर को देख करके भी काफी विवाद चला और आखिर में हाईकमान को फैसला लेना पड़ा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मुख्यमंत्री की पावर्स को कर्टेल करके एलजी के ऊपर, एलजी को सत्ता सौंपी जाए और एलजी उन समस्याओं का निवारण करे। एलजी हमारे देश में जस्ट लाइक राष्ट्रपति की जैसे पावर्स होती है, प्राइम मिनिस्टर इज मोर इफेक्टिव देन प्रेसिडेंट, सेम इन द केस विद एलजी एंड चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो होता है एक प्रधानमंत्री का रोल होता है और एलजी का रोल जस्ट लाइक ए प्रेसिडेंट। तो कुछ डिसीजन एलजी लेता है और मुख्यमंत्री उनको ओवर रूल करते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं तो एलजी उन पे कर्ज लगाते हैं। एलजी
लेकिन LG सर को अक्सर सेंटर में क्या होता है कि स्थिति देखिए, अभी ये जो लड़ाई चल रही है उसमें तो हम यही देखते हैं, इससे पहले भी जो एलजी अभी यहाँ पे रहे हैं दिल्ली में, हम देखते हैं कि सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी कदम उठाया जाना, उसे फाइलों में रखना, एलजी के पास पहुंचाना, वो फाइलें जो है वो बंद ही रहती हैं, वो खुलती ही नहीं है फाइलें। स्थिति यही रहती है हमेशा। यही वजह है कि ये जो दिल्ली सरकार बनाम एलजी की जो लड़ाई है वो कब से चली आ रही है। अब देखिए, निवारण की यहाँ पर बात की जा रही है, वो निवारण वो तो होता नहीं है, लेकिन उल्टा और समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं। अब एक और अध्यादेश और उसके बाद फिर इसकी लंबी लड़ाई चलनी है, फिर सुप्रीम कोर्ट एंड देन ऑल। ये मामले जो हैं वो ऐसे ही सिर्फ कोर्ट के चक्रों में पड़े रहते हैं, लेकिन जो असल में काम होना चाहिए, जो फाइलों में बंद है, जिसे रखा गया है, उनका कोई निवारण नहीं। तो ये तो सही नहीं है ना, इस तरीके से तो चला नहीं जा सकता है, कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका दुष्परिणाम दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। दिल्ली की जनता को जो भुगत रही है और भुगतना पड़ता है। दिल्ली की व्यवस्था बहुत खराब चल रही है। ट्रांसपोर्ट जो सेवा है, बस सर्विस बहुत खराब चल रही है। सड़कों का निर्माण करना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है वो नहीं हो पा रहा है। आपस की एक दूसरे की टसल से दिल्ली की जनता आटे में घुन की तरह घुस रही है, जिसका कि शीघ्र निवारण होना चाहिए। और वही होगा कैसे सर, वही होगा कैसे? अब तो देखिए ना, क्योंकि आप अब मैं आपसे थोड़ा सा ये लीगली तौर पर इसे समझना चाहूंगी क्योंकि थोड़ा वक्त कम है, लेकिन अब देखिए ये एलजी या केजरीवाल दोनों में बॉस कौन है, ये अब फैसला होगा कैसे? क्योंकि ऑर्डिनेंस ला दिया गया, फिर वो पिटीशन भी दाखिल कर चुके हैं, तो अब आगे की क्या स्थिति बन रही है, क्या होगा अब आगे? सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर दी गई है, तो क्यूरेटिव पिटीशन पे डिसीजन जो चैम्बर बैठ करके इस पे किया जाएगा और वही जजेस बैठ करके इसको शीघ्र फैसला करेंगे। और जो केंद्रीय सरकार ने अपना प्रोमोलगेट किया, नया बिल इंट्रोड्यूस करा है, उसके ऊपर अभी लागू होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया था कि IAS ऑफिसर्स के तबादले का अधिकार मुख्यमंत्री को है, उस पे रोक लाने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। जो जांच एजेंसी अपना कार्य कर रही है उन पे कोई ना पड़ सके। जैसा हम और आप इस चर्चा में शामिल हुए हैं कि ये नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी जो बनाई गई है, जो इसके मुख्य जो चीफ मिनिस्टर होंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी उसके मेंबर होंगे, और जो भी फैसला मेजॉरिटी के साथ लिया जाएगा उसमें चीफ मिनिस्टर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, उनको दोनों सेक्रेटरीज को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जो फैसला सर्वसम्मति से आता है वो ही मान्य होगा। तो इसमें थोड़ा सा मुख्यमंत्री के उस पे फ्रीडम पे अंकुश लगता है, क्योंकि सेक्रेटरी देयर बोथ फ्रॉम सेंटर जी, तो साथ लेकर के चलना है चीफ मिनिस्टर के लिए। ओके। और कोई भी फैसला लेना उनकी सर्वसम्मति से लेना, ये अति आवश्यक होगा। इससे मुख्यमंत्री दिल्ली के अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ठीक है आनंद जी, सिर्फ 2 मिनट है, मैं चाहूंगी कि अपनी बात आप जल्दी से बिल्कुल नहीं बिल्कुल लंबी मत करिएगा अपनी बात को। मैं सबसे पहले दमनजीत का तो फिर धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कम से कम ये तो कहा कि कोर्टों पे इनको भरोसा है, इनके नेताओं को तो कोर्टों में भरोसा नहीं। अब मैं आ रहा हूं मुद्दे सर, लेकिन आप तो कोर्ट के फैसलों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं, नहीं बदला गीत जी, मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। मुझे वो तो विश्वास रखते हैं, लेकिन आप तो फैसलों को ही पलट देते हैं। नहीं फैसला नहीं पलटा। अभी आशुतोष जी ने बड़ा क्लियर समझा दिया, फैसला पलटा नहीं। अब आपने एक सवाल पूछा, देखिए अंडर सेक्शन 123 राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और 3 तरह की हमारी व्यवस्थाएं हैं भारत की डेमोक्रेसी में, न्यायपालिका, विधायिका एंड कार्यपालिका। ये तीनों मिलकर के ही संसार हमारे हिंदुस्तान की व्यवस्था को चलाते हैं। आपने पूछा कि ये जो ग्रे एरिया है के ऊपर किसका अधिकार होगा, ऑर्डिनेंस आया है दमन जी, अगस्त में मानसून सेशन है। आप इसको लॉ मत बनने दीजिए। कोई भी ऑर्डिनेंस बहुत दिनों तक नहीं चलता। ऑर्डिनेंस की लाइफ गीत जी सिर्फ 6 महीने ही है, और अगस्त मानसून के बीच में ये लॉ बन जाएगा।
मैं दमन जी को कहता हूं कि देखिए डेमोक्रेसी में तो ठीक। सारे मेंबर पार्लियामेंट डिस्कस ठीक है, करेंगे, ठीक राज्यसभा में होगा, ठीक है, लोकसभा में वो होगा, देखना होगा, वो बन देखना जाएगा। होगा। आनंद जी, उसकी शुरुआत तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी ने भी कर ही दी है, इसलिए अब लगातार मीटिंग्स का दौर भी जारी है। अब देखना होगा कि उनकी जो मुहिम है वो आपके विरुद्ध रंग कितना लाएगी। मैं तीनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, अपने अपने तर्क इस पर रखने के लिए। जाते जाते सिर्फ दो बातें यहां आपसे कहेंगे, जो सवाल आज हमने इस विषय के माध्यम से उठाए हैं। देखिए, जनतंत्र में जनता जो होती है वो मालिक है, तो ऐसे में सिर्फ इस सवाल के साथ मैं इस प्रोग्राम को रैप अप करूंगी कि क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके की जो स्थिति बन रही है दिल्ली में, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और एक साजिश जो है वो रची जा रही है, संवैधानिक संस्था खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस पर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हमें मेल कर geet@justbroadcasting.com और आप info@justbroadcasting.com पर भी हमें फीडबैक जरूर दें। इसी के साथ इजाजत, नमस्कार।